हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूट कैंप। आज हम एक और मेगा प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फेक प्रोफाइल डिटेक्शन। हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके फेक प्रोफाइल डिटेक्शन करेंगे और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को भी हम यूज़ करके डिटेक्ट करेंगे कि जो प्रोफाइल हमारे पास सोशल मीडिया के मौजूद होते हैं उनमें फेक कौन से हैं। जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें हमारे पास जो फेक प्रोफाइल्स होते हैं उनका डाटा भी हमारे पास अवेलेबल है, और जो ओरिजिनल हमारे पास रियल प्रोफाइल्स होती है उनका भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो हम मशीन को ट्रेन करेंगे और चेक करेंगे कि जो डाटा हमारे पास मौजूद है उनमें फेक प्रोफाइल कौन सी है। तो इस पार्ट में हम चेक करेंगे कि फेक प्रोफाइल कौन सी है, डिटेक्ट करेंगे यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। और जो बाकी पार्ट्स होंगे, अपकमिंग हमारे जो पार्ट्स होंगे, उनमें हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे डिटेक्ट करता है और LSTM कैसे डिटेक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है फेक प्रोफाइल को। इस प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर डाटा सेट को रीड करेंगे। और क्योंकि हमारे पास डाटा सेट जो है वो दो अवेलेबल है, एक रियल डाटा सेट जो रियल यूजर्स है उनका डाटा सेट, और जो फेक यूजर्स है उनका डाटा सेट। तो रियल वाले में जो करेक्टरिस्टिक्स जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो हमें ये समझाने, ये समझने में हेल्प करेगा कि ये इस तरह का जो डाटा होगा ये रियल यूज़र होंगे, और फेक का जो डाटा सेट है हमारे पास फेक यूज़र का, तो उससे हम समझ पाएंगे या मशीन समझ पाएगा कि इस तरह का जो डाटा होता है वो फेक यूज़र्स यूज़ करते हैं। देन हम उसको कंबाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो CSV फाइल्स हैं, दो डाटा सेट्स हैं, तो उसको हम कंबाइन करेंगे और एक डाटा सेट बना लेंगे, और उसके बाद फिर हम मशीन को प्रोवाइड करेंगे। तो जब एक हमारे पास डाटा हो जाएगा तो उस डाटा सेट को हम स्प्लिट करेंगे एक्स और वाई में। वाई में हमारे पास जो रिजल्टिंग कॉलम है, जो लेबल है कि जो प्रोफाइल है क्या वो फेक है या नहीं। तो जो रिजल्टिंग कॉलम है या लेबल हमारे पास होता है वो हम वाई में स्टोर करेंगे, जिसमें वन या ज़ीरो स्टोर होगा। तो वन और ज़ीरो ये दो वैल्यूज़ कॉलम में मौजूद होगी और वो स्टोर होगा वाई में, जिससे हम पता लगाएंगे कि क्या यूज़र फेक है या नहीं। एक्स पे वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे कॉलम्स हो गए जिसको ट्रेनिंग के दौरान मशीन चेक करेगा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, एक सीक्वेंस देखने की कोशिश करेगा कि जो फेक यूज़र्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो हम एक्स में सारा वो डाटा रखेंगे जिससे मशीन ये देख सके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो सीक्वेंस है, उसको आइडेंटिफाई कर सके कि रियल जो यूज़र है वो किस तरह का डाटा उसमें मौजूद है, और जो फेक यूज़र्स हैं उनके लिए किस तरह का डाटा हमारे पास डाटा सेट में मौजूद है। तो एक्स पे हमारे पास जो रिजल्टिंग कॉलम है उससे हट के सारा डाटा मौजूद होगा, और वाई में हमारे पास जो रिजल्टिंग कॉलम है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यूज़र जो है वो फेक है या नहीं, तो वो रिजल्ट जो है या वो डाटा हमारे पास वाई में मौजूद होगा। फीचर सिलेक्शन में हम जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यूज़र फेक है या फिर ओरिजिनल, तो हम इम्पॉर्टेंट कॉलम्स या इम्पॉर्टेंट फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम मशीन को प्रोवाइड करेंगे। देन हम डाटा को इंपोर्ट करेंगे, देन डिज़ाइन और कंपाइल करेंगे, और उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग फेज से गुजारेंगे, और उसके बाद फिर हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, देन प्रिडिक्शन, देन ग्राउंड ट्रूथ के साथ हम कंपेयर करेंगे, और उसके बाद फिर हम मॉडल को सेव करेंगे और लोड भी देखेंगे कि मॉडल को हम सेव तो कर लेते हैं तो उसको हम लोड कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अब लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। तो मैं ये जो पीडी यूज़ कर रहा हूँ ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पांडास के लिए, क्योंकि अगर मैं ये पीडी ना लिखता तो मुझे जहाँ जहाँ पांडास में हमें मेथड्स अवेलेबल हैं, जो फीचर्स अवेलेबल हैं, उसको यूज़ करने के लिए मुझे पांडास डॉट लगाकर चेक करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं अभी डॉट लगाता हूँ
और टैब दबा रहा हूँ तो पांडास में जो कुछ हमें अवेलेबल है, जो फीचर्स, जो फंक्शंस, मेथड्स हमें अवेलेबल है, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं लाइन बाय लाइन पांडास डॉट यूज़ कर रहा होता। तो उसके लिए मैं शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ एस पी डी, कि मैं पांडास को लिखने के बजाय मैं पी डी लिखूँगा और उसके बाद जब डॉट यूज़ करूँगा तो मुझे वही सेम मेथड्स वगैरह डिस्प्ले होंगे। तो इन अदर वर्ड्स मैं पांडास की जगह पी डी यूज़ करूँगा। तो इम्पोर्ट पांडास एस पी डी। पांडास की थोड़ी सी मैं डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि पांडास हम यूज़ करते हैं ताकि जो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में हमारे पास डाटा मौजूद होता है तो उन फाइल्स से डाटा को इंपोर्ट कर सकें हम पाइथन में। इसके अलावा ये काफ़ी एक पावरफुल डाटा एनालिसिस और डाटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है फॉर पाइथन। नेक्स्ट अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट numpy as np। numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन, और numpy जो है ये हमें काफ़ी मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है। मैथमेटिकल फंक्शनैलिटीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग numpy। इसके अलावा ये हमें एरेज प्रोवाइड करता है। एरेज का अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो एरेज हम यूज़ करते हैं जब हमें हमारे पास ज़्यादा डाटा मौजूद होता है तो उसको हम स्टोर करते हैं एरेज में। और numpy जो है ये इसमें लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, और इसी तरह अगर हमने कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करने हैं तो उसके लिए हम numpy यूज़ करते हैं। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, हमने जब यूज़ करना होता है तो हम numpy को सबसे पहले कंसिडर करते हैं। numpy बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot SPLT। मैटप्लॉटलिब हम यूज़ करते हैं फॉर प्लॉटिंग, और जब हमने काफ़ी प्लॉटिंग करनी होती है, ग्राफ्स बनाने होते हैं या चार्ट्स बनाने होते हैं तो हम मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी और ग्राफ्स बनाने के लिए और चार्ट्स बनाने के लिए लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैटप्लॉटलिब मैं फ़िलहाल यूज़ करूँगा। और मैटप्लॉटलिब हमें 2D प्लॉटिंग के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट pandas dot pandas from import from pandas profiling import। फिलहाल मैं प्रोफाइलिंग को सिर्फ इंपोर्ट कर लेता हूँ तो SP3। तो अगेन मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ करूँ तो पांडास प्रोफाइलिंग की जगह मैं PP लिखूँगा जहाँ पर भी मुझे पांडास प्रोफाइलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो पांडास प्रोफाइलिंग क्या चीज़ है? पांडास प्रोफाइलिंग जो है ये एक ओपन सोर्स पाइथन मॉड्यूल है जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के लिए। हम कुछ ही लाइन लिखते हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा एनालिसिस का रिज़ल्ट जो है वो आ जाता है। तो इन शॉर्ट ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव करता है, और चंद लाइनों के बाद ही हमारे पास काफ़ी एनालिसिस आ जाती है, तो हमें लाइन बाय लाइन डिफरेंट एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम pandas profiling import profile report। अगेन जो प्रोफाइल रिपोर्ट है इसको हम आगे देखेंगे कि ये हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है इसको। इसकी अगर हम डॉक स्ट्रिंग देख लें तो इट जनरेट अ प्रोफाइल रिपोर्ट फ्रॉम अ डाटा सेट स्टोर्ड एज pandas डाटा फ्रेम। तो ये एक प्रोफाइल रिपोर्ट जनरेट करता है। इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, नो इशू एट ऑल। हम आगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देख सकेंगे प्रोफाइल रिपोर्ट हमें कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट टेंसरफ्लो डॉट केरास एज के। तो मुझे अगेन टेंसरफ्लो डॉट केरास लिखने की जगह
میں صرف کے یوز کروں گا. تو کیراس کیا چیز ہے یا ٹینسر فلو ڈاٹ کیراس کا کیا مطلب ہے؟ کیراس جو ہے یہ ایک پاورفل اور ایزی ٹو یوز فری اوپن سورس پائتھون لائبریری ہے جو ہم یوز کرتے ہیں فار ڈیولپنگ اینڈ ایویلیویٹنگ ڈیپ لرننگ ماڈلس. ہم کچھ ہی لائن لکھ کر ڈیپ لرننگ ماڈلس کریٹ کرتے ہیں یوزنگ ٹینسر فلو ڈاٹ کیراس. نیکسٹ اب میں امپورٹ کر لیتا ہوں فرام اسکیلرن ڈاٹ ماڈل سلیکشن پورٹ ٹرین ٹیسٹ اسپلٹ. تو یہ ٹرین ٹیسٹ اسپلٹ کیا ہے؟ اب ٹرین ٹیسٹ اسپلٹ ہم یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ موجود ہوتا ہے اس کو ہم اسپلٹ کرتے ہیں. جو فار ایگزامپل میرے پاس 100 روز کا ڈیٹا سیٹ موجود ہے تو اس میں 80% روز الگ کر لوں گا اور جو 20% روز ہے اس کو الگ کر لوں گا. جو 80% روز ہے وہ میں مشین کو پرووائڈ کروں گا تاکہ مشین سیکھ سکے اس سے, اور جو 20% روز رہ جائے گی اس کو میں ٹیسٹ سیٹ کہوں گا. تو جو ٹیسٹ سیٹ ہے وہ میں مشین کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یوز کروں گا, اس کو چیک کروں گا کہ مشین جو ہے اس نے جو ٹریننگ لی ہے جس طرح وہ پریپیئر ہوا ہے تو وہ اب کتنی ایکیوریسی مجھے پرووائڈ کر کے دے رہا ہے, اور ان ادر ورڈز مشین کتنا بہتر پرفارم کر رہا ہے. تو ٹیسٹ سیٹ سے میں مشین کی ایبیلٹیز کو ٹیسٹ کروں گا. نیکسٹ اب ہم امپورٹ کر لیتے ہیں فرام ٹینسر فلو ڈاٹ کیراس امپورٹ ریگولرائزرز. ریگولرائزرز جو ہے یہ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم پینالٹیز لگا سکیں آن لیئر پیرامیٹرز. تو ہم لیئر پیرامیٹرز پر پینالٹیز لگاتے ہیں تاکہ اوور فٹنگ نہ ہو سکے. ہمارے پاس کچھ ریگولرائزرز اویلیبل ہیں جیسے کرنل ریگولرائزر جو کہ ریڈیوس کرتا ہے ویٹس کو نیورل نیٹ ورک میں, اور اسی طرح بایس ریگولرائزر جو ریڈیوس کرتا ہے بایس کی ویلیو کو, اور اسی طرح ہمارے پاس ایکٹیویٹی ریگولرائزر ہے جو ریڈیوس کرتا ہے دا لیئرز آؤٹ پٹ وائی. جو لیئر سے جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کو ہم ریڈیوس کرتے ہیں. تو دس ول ریڈیوس دا ویٹس اینڈ ایڈجسٹ بایس. تو ہمارے پاس جو ایک فارمولا ہے WX+B تو یہ اسمال ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں امپورٹ کر لیتا ہوں فرام ٹینسر فلو ڈاٹ کیراس ڈاٹ ماڈلس امپورٹ سیکوینشل اور ماڈل فرام جیسون. تو ہمارے پاس سیکوینشل کیا چیز ہے اور ماڈل فرام جیسون کا کیا مطلب ہے؟ سیکوینشل جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں جو لینئر اسٹیک آف لیئرز کریٹ کرنے کے لیے یا پھر نیورل نیٹ ورک کو بنانے کے لیے ہم سیکوینشل کرتے ہیں. سیکوینشل کا مطلب کیا ہے؟ تو سیکوینشل میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سیکوینس کی طرف ہمیں ڈینوٹ کر رہا ہے, سیکوینس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو ایک سیکوینس میں ہم لیئرنگ کریٹ کرتے ہیں یوزنگ سیکوینشل. سیکوینشل کے اندر ہم سیکوینس میں ہڈن لیئرز کو کریٹ کرتے ہیں. تو سیکوینشل جو ہے یہ اٹ گروپس اے لینئر اسٹیک آف لیئرز. اور اسی طرح ماڈل فرام جیسون جو ہے, اگر اس کی میں ڈاک اسٹرنگ سے آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھا سکوں, پہلے تو ڈاک اسٹرنگ جو ہے اس کا ماڈل فرام جیسون کا مطلب کیا ہے؟ اٹ پارسز a JSON model configuration string and returns a model instance. تو ہمارے پاس جو JSON فارمیٹ میں ہمارے پاس ماڈل موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں واپس ماڈل انسٹنس پہ. اس کی اگر میں کوئی ایگزامپل آپ کو دکھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماڈل ٹو JSON ایک ماڈل کریٹ کیا گیا
اس کے بعد پھر اس کو جیسون میں کنورٹ کیا گیا، اور دین ہم نے ماڈل فرام جیسون کو یوز کیا تاکہ اس کو ہم جو جیسون فارمیٹ میں کنورٹ ہو چکی ہے اس کو ہم واپس جیسون سے نارمل ماڈل پہ ریٹرن کر سکیں. تو اس لیے ہم ماڈل فرام جیسون کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ اب میں امپورٹ کر لیتا ہوں فرام ٹینسر فلو ڈاٹ keras ڈاٹ لیئرز import dense dropout activation. تو جو نیورونز ہمارے پاس لیئر میں موجود ہوتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹو ایوری نیورون آف اٹس پریسیڈنگ لیئر. ڈیپس کو اگر اس میں ڈاکسٹرنگ تو نہیں آ رہی پر میں اس کو یوں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کو گوگل کر کے دکھا دیتا ہوں ڈیپس لیئر ان ڈیپ لرننگ. تو ڈیپس لیئر کیا کرتا ہے؟ ایک نیورل نیٹورک لیئر ہے دیٹ از ڈیپلی کنیکٹڈ which means each neuron in the depth layer receives input from all the neurons of its previous layer. اس کو اگر میں امیج کو زوم کر کے سمجھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ دو ہڈن لیئرز ہیں ان میں جو ان پٹ آ رہا ہے وہ پچھلی جو لیئر ہے ان پٹ لیئر. تو ان پٹ لیئر میں جو ہمارے پاس X1 دو اویلیبل ہے دونوں سے ہر نیورون پہ ان پٹ جا رہا ہے یا پھر ڈیٹا جا رہا ہے. سملرلی جو ہڈن لیئر 1 آپ کنسیڈر کر لیں اس سے ہڈن لیئر 2 میں جو ڈیٹا جا رہا ہے تو ہر نیورون سے ہڈن لیئر 1 کے ہر نیورون سے رزلٹ جا رہا ہے ہڈن لیئر 2 کے ہر نیورون پہ. تو اس کو کہتے ہیں ڈینس لیئر یا پھر ڈینسلی کنیکٹڈ لیئر. ڈراپ آؤٹ ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ نیورونز کو ڈراپ کر سکیں، اور اس کو ہم آگے دیکھیں گے اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں. اگر اس کی بھی میں ڈراپ آپ کو تو ڈراپ آؤٹ کے ہمارے پاس ایکسپلینیشن کوئی بہتر اگر دکھ جائے تو میں آپ کو دکھا سکوں. جو ڈراپ آؤٹ ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں ٹو پریونٹ اے ماڈل فرام اوور فٹنگ. ہم کچھ نیورونز کو جو کچھ نیورونز کا رزلٹ ہوتا ہے تو اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنا رزلٹ یا اپنا آؤٹ پٹ آگے نہ بھیجے. تو ڈراپ آؤٹ ورکس بائی رینڈملی سیٹنگ دا آؤٹ گوئنگ ایجز آف ہڈن یونٹس نیورونز دیٹ میک اپ ہڈن لیئرز ٹو زیرو ایٹ ایچ اپڈیٹ آف دا ٹریننگ فیز. تو ان سمپل ورڈز آپ یہاں پر اس کو اگر یہ زوم ہو سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نیورونز کا جو رزلٹ ہے وہ آگے نہیں جا رہا تو ہم کچھ نیورونز کو روک لیتے ہیں ڈراپ کر لیتے ہیں کہ ان کا رزلٹ آگے نہ جائے. ایکٹیویشن جو ہمارے پاس رزلٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو ہم کچھ کنڈیشنز یوز کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہوتی ہے تو اس کے مطابق رزلٹ جو ہے وہ آگے جاتا ہے. فار ایگزامپل ویلیو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی اویلیبل ہیں جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو ایکٹیویشن کو بھی اگر میں سمپل سمجھا دوں کہ ایکٹیویشن کیا ہوتا ہے تو ایکٹیویشن ان ڈیپ لرننگ سمپلی پٹ این ایکٹیویشن فنکشن. ایکٹیویشن فنکشن ایک فنکشن ہے دیٹ از ایڈڈ انٹو این آرٹیفیشیل نیورل نیٹورک ان آرڈر ٹو ہیلپ دا نیٹورک لرن کمپلیکس پیٹرنز ان دا ڈیٹا. تو اس کی امیجز کے تھرو اگر میں سمجھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی یہ والی امیج دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے پاس ایکٹیویشن فنکشن لگا ہوتا ہے اور اس ایکٹیویشن فنکشن کے مطابق ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ آگے جاتا ہے یا پھر رزلٹ جنریٹ ہوتا ہے.
नेक्स्ट अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास इंपोर्ट ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर्स हमारे पास वो एल्गोरिदम्स होती है या फिर वो मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज एन एरर फंक्शन। जो हमारे पास एरर आ रहा होता है, जो मशीन ने फॉर एग्जांपल कुछ रिजल्ट्स जो है वो गलत हमें दिए है, तो ये एक एरर है, ये एक हमारे पास लॉस फंक्शन है। तो इसको हम मिनिमाइज करते हैं कि मशीन जो है वो कम से कम हमें रॉन्ग प्रिडिक्शंस दे। तो हमारे पास ऑप्टिमाइजर्स अवेलेबल है जो कि हमें हेल्प करते हैं कि हम मिनिमाइज कर सके एरर फंक्शन को। इसके बाद मैं यूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम numpy डॉट random import seed। जब हम कोई रैंडम नंबर जनरेट करते हैं और उससे पहले हम सीड को यूज़ कर लेते हैं, तो जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा होता है वो सेम ही होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। numpy डॉट random डॉट सीड और मैं यहाँ पर वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 रख लेता हूँ सीड पर। तो अब numpy डॉट random डॉट rand मैं 4 रैंडम आउटपुट्स चाहता हूँ या रैंडम रिजल्ट्स चाहता हूँ, तो मैं 4 रख रहा हूँ। इसको मैं जब रन करूँगा फ्रॉम numpy, ओके मैंने इसको इंपोर्ट सिर्फ numpy मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 वैल्यूज जो वो आउटपुट आ चुकी है। अगर मैं रेड में 10 लिखता हूँ तो मेरे पास 10 रिजल्ट्स जो है वो एक अरे में स्टोर होकर डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह अब मैं random डॉट सीड की सेम वैल्यू रखता हूँ और अगेन मैं यही लाइन लिख लेता हूँ ताकि जो रैंडम है ये रैंडमली नंबर्स को जनरेट करता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास, अब यहाँ पर मैं दोबारा रेड कॉल कर रहा हूँ रैंडम डॉट रेड, तो मेरे पास 10 रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे। लेकिन हम चेक करेंगे कि जो रैंडम नंबर्स अब मेरे पास जनरेट होंगे वो कितना डिफर करते हैं, उनमें कितना डिफरेंस है कि अब वाले रिजल्ट में और इस रिजल्ट में। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो 100% सेम है। 0.5488135 0.5488135। अगर सीड की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट अब चेंज हो चुका है। हालांकि जब मैंने 0 रखा हुआ था तो रिजल्ट जो था वो सेम आया था मेरे पास। इसका अगर मैं रख लेता हूँ 11 तो रिजल्ट आप देखेंगे कि अब चेंज हो गया। तो 0.77, 0.18, 0.22, 0.48 एंड सो ऑन। इसी तरह अब इसका मैं जब 11 रखता हूँ तो दोनों का फिर सेम हो जाएगा और रिजल्ट जो है वो जो रैंडम नंबर्स जनरेट हुए हैं वो सेम है। 0.18, 0.48, 0.18, 0.48 एंड सो ऑन। तो ये लाइब्रेरीज थी, ये मॉड्यूल्स थे जो मैंने यूज़ किए और इसको हम देखेंगे हम आगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगले पार्ट में हम डाटा सेट को रीड करेंगे और उसके बाद हम बाकी स्टेप्स करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट।